जिसने जिसने भी ये कहा है कि हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, मैं बता दूं आप सब झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो इसीलिए क्योंकि कोई बच्चा ये सोच के स्कूल नहीं जाता मैं ना बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ाई करूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं सोचता। ओके, हम स्कूल जाते हैं दो कारण से। पहले तो इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स जबरदस्ती हमको स्कूल भेजते हैं, इसीलिए हर बच्चा स्कूल जाता है। और मुझे तो पक्का पता है कि अगर हम नहीं चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते हैं ये कि हमारा हमारे हमको अगर हमारे पेरेंट्स कंपलसरी नहीं करते हैं तो मुझे लगता है हम में से आधे लोग तो शायद स्कूल जाएंगे ही नहीं। तो सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमको स्कूल में भेजा जाता है, इसीलिए हम स्कूल जाते हैं। दूसरा रीजन ये है हम स्कूल जाते हैं, हमको दोस्त वोस्त मिल जाते हैं, मजा आता है रोज स्कूल जाने में, घर में बैठ के क्या करना है, इसलिए हमको मजा आता है स्कूल जाने में, तो हम जाते रहते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन वो है, हम जो कुछ भी करते हैं उसके करने में ये सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि दुनिया में कुछ चीजों का एक तरीका है, वो तरीका सब कोई करते हैं इसलिए हम भी करते जाते हैं। पता है मैं जब छोटी थी तब 5 या 6 साल में स्कूल में भेजा करते थे, तब तक हम लोग मस्त घर में रहते थे। फिर जब मेरे बच्चे हुए तो हम लोग उनको 2.5 years में स्कूल भेजने लगे, नर्सरी में जाना चाहिए इसलिए। मेरी दूसरी बेटी जब हुई 5 साल के बाद तो 1.5 years में स्कूल जाने लगे। आपके बच्चे होंगे तो पता नहीं कभी स्कूल जाएंगे, वो शायद पैदा होने के पहले भी उनका नाम एनरोल कर दिया जाएगा। तो मुझे मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि हम लोग 5 साल की उम्र में स्कूल गए और हमने अच्छी खासी जिंदगी बना ली अपने लिए, तो जो 2.5 साल में स्कूल जाएगा या जो 1.5 साल में स्कूल जाएगा वो अलग क्या कर लेगा। लेकिन अच्छा, प्री नर्सरी में कोई कंपलसरी नहीं है जाना, इट इज नॉट कंपलसरी। नर्सरी आजकल कंपलसरी, प्री नर्सरी इज नॉट कंपलसरी, लेकिन फिर भी पेरेंट्स भेजते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि सबके बच्चे जाते हैं तो पेरेंट्स को बड़ा टेंशन आ जाता है, हाय हाय इसके बच्चे को एबीसीडी आ गया, मेरे बच्चे को अभी तक आया ही नहीं। हमने 5 साल की उम्र में सीखी थी, वो 1.5 साल की उम्र में सीख रहा है, ऐसा क्या कर लेगा मुझे पता नहीं। बट देर इज अ कंपल्शन इन दिस सिस्टम कि जो भी चीज हम दुनिया को देख देख के ना हम बड़े प्रेशर में आ जाते हैं, वो कर रहा है तो करना चाहिए, तो हम स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड, फिर आप अभी 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड का एग्जाम दोगे। क्यों दोगे, सोचो जरा। क्योंकि यही होता है, क्योंकि सबने देना पड़ता है। 10th का बोर्ड का एग्जाम देने में बुरा कुछ नहीं है, लेकिन हम सोचते नहीं है कि मुझे 10th का बोर्ड एग्जाम क्यों देना है। इट्स अ सिस्टम, सो वी जस्ट डू इट। फिर 10th हो जाएगा, फिर आप 12th भी कर लोगे ऐसे ही, क्योंकि सभी तो करते ही हैं। फिर 12th हो जाएगा तो कॉलेज। क्यों, क्योंकि यही करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग करते हैं। कॉलेज जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे कॉलेज क्यों जाना है, मुझे कॉलेज से क्या अचीव करना है, क्या मैं करना, कोई नहीं सोचता है। तो कॉलेज जाते हैं 3 साल, फिर हम में से जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं वो और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेते हैं। तो चलो अब कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म, अब नेक्स्ट नौकरी। क्यों, नौकरी करने से पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे नौकरी ही क्यों करनी है, मुझे दूसरा क्यों नहीं करना है, मैं नौकरी से मैं लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक दैट। चलिए ठीक है, नौकरी भी जरूरी है क्योंकि पैसा तो लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन अब आपकी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब आपको नौकरी भी मिल गई, नेक्स्ट क्या होगा, सोचो सोचो, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जो है, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी, शादी करो। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, घर वाले ही नहीं, वो उधर से कानपुर की चाची और हैदराबाद की नानी सब फोन कर करके, अरे इसकी शादी कब करा रहे, अरे इसकी शादी कब करा रहे। क्यों, क्योंकि करना पड़ता है भाई। और क्यों करना, क्योंकि सब करते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि करना ही पड़ता है। मैं शादी के लिए रेडी हूं या नहीं, मेरे बच्चे में शादी की समझदारी है या नहीं, रिश्ते निभाने की समझ है या नहीं, ना पेरेंट्स सोचते हैं ना बच्चा सोचता है, सब कर रहे चलो हम भी शादी कर लें। चलो शादी हो गई, मजा आ गया बहुत, इधर भी शांति नहीं बैठते सब। उसके बाद में नेक्स्ट, देखा सबके मन में एक ही जवाब आया है पक्का, बच्चे पैदा करने हैं। फिर क्यों, कंपल्सरी है क्या,
ऐसा कंपलसरी वाला बिहेवियर क्यों करते हैं कि नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा हमको। बॉस वो उम्र तक ना खुद की जिंदगी समझ में नहीं आती है, और एक बच्चा भी ले आते हैं उसको पालने के लिए। आधी से ज्यादा चीजें तो समझ में आती नहीं है। मुझे बच्चा चाहिए है क्या, मुझे लाइफ किस तरह से चाहिए, मेरे लाइफ के प्लान में बच्चे की जगह है कि नहीं है, वो किस तरह से आना चाहिए, किस उम्र में आना चाहिए, मेरे कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जिनकी शादी हो जाती है ना बच्चों की, उनके माँ बाप ही पीछे पड़े रहते, नहीं नहीं अब बच्चा हो जाना चाहिए। पालने किसको है, जिनकी शादी हुई है उनको। लेकिन दुनिया भर उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसे ही होता है भाई, ऐसा ही करना पड़ता है। और ऐसे ही जिंदगी के 30-40 साल निकल जाते हैं बिना ये सोचे कि भाई मुझे क्या चाहिए जिंदगी से। और क्योंकि हम ये उम्र तक सोचते नहीं है कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी से, तो होता ये है कि देन बाय द टाइम वी रीच दैट एज 40 और सो, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है कि बच्चे पालने हैं, उनकी फीस भरनी है, पैसा कमाना है। हमने अभी घर खरीद के रखा है, उसका बैंक का लोन चुकाना है, गाड़ी खरीद के रखी है, उसका लोन चुकाना है। इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि उसके बाद में अगर हमको लगता है कि बॉस मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, तो चाह कर भी मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। एंड दैट इज वेयर द लाइफ स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और ये सिर्फ 40-45 की उम्र में होता है। ओके मैंने सिर्फ क्यों कहा, क्योंकि 40-45 की उम्र में जो डिससेटिस्फेक्शन आता है लाइफ में, वो फिर बची हुई जिंदगी भी चलता है। और आज की अगर हम नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो एक इंसान 80 साल तो जीता ही है। तो 40-45 में ही हमारी जिंदगी से इंटरेस्ट खत्म हो गया, बचे हुए 40 साल क्या करोगे। फिर कंपलसरी पैसा कमाना ही है, इसलिए सुबह जाओ काम पे, शाम को वापस आओ, इसके ऊपर चिड़चिड़ करो, उसके ऊपर गुस्सा निकालो, जिंदगी तो निकल ही जाए। द क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस? थिंक, आपके पास चॉइस है। पेरेंट्स थिंक, डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी एंड हैव अ वंडरफुल एक्साइटिंग एक्साइटमेंट वाली लाइफ, या ऐसी डल बोरियत भरी लाइफ लेकिन पैसा कमाते रहे बस? ये चॉइस है आपके पास में। सोचिए मेरी बात पे जरूर, एंड दिस इज द टाइम टू थिंक, क्योंकि इसके आगे एक एक स्टेप में आपको चॉइसेस करने पड़ेंगे लाइफ में। सो इफ यू अंडरस्टैंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ और करियर प्लानिंग इज टू फर्स्ट नो मैं कौन हूं और मुझे लाइफ में क्या चाहिए। आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यू आर प्रीटी यंग टू हैव ऑल दीज आंसर्स। पेरेंट्स, मैं भी समझती हूँ कि आपको लगता है बच्चे छोटे हैं, उनको समझता नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं हम। हर बच्चा अलग होता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अगर स्टूडेंट्स, इफ यू आर गुड एट स्टडीज, ग्रेट। इफ यू आर नॉट गुड एट स्टडीज, अगर आप स्टडीज नहीं कर पा रहे हो, मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे हो, तो दिस इज द टाइम टू स्टॉप एंड थिंक व्हाई। कुछ तो वजह होगी। देखो मेरा मानना ये है कि क्रिएशन जो है ना, या भगवान जो है ना, बड़ी बेवकूफ चीजें पैदा नहीं करता है। हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट, एक सर्वाइवल इंटेलिजेंस हर किसी में होता है जो इस दुनिया में पैदा होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग पढ़ाई अच्छे से कर पाते, मार्क्स ला पाते, कुछ लोग नहीं ला पाते। एंड व्हाट वी डू इज वी जस्ट एक्सेप्ट कि ये तो मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, नालायक है, इसको मार पीट के देंगे तो ये पढ़ाई ठीक करेगा। दोनों भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही। आप रिएक्ट जैसे भी करें, लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, समझने की कोशिश करिए। और प्रॉब्लम सॉल्व होगी भी नहीं, क्योंकि जब हम एक स्कूल में जाते हैं, एक गवर्नमेंट ने करिकुलम बनाया हुआ है। ओके मान के चलो क्लास 8 का करिकुलम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो एवरेज बच्चों को देखकर बनाया हुआ है, हर एक के लिए अलग अलग से नहीं बनाया हुआ है। तो सबको वो करिकुलम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ये हम कैसे सोच के चलते हैं। नंबर 2, जब हम एक क्लास में बैठते हैं, क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक टीचर पढ़ाती है, तो एक टीचर के पढ़ाने के तरीके से सारे 40 बच्चों को उतना ही अच्छा समझ में आ जाएगा, ये कंडीशन भी हम क्यों रखते हैं? आर वी नॉट डिफरेंट? टीचर अच्छी है या बुरी है का सवाल नहीं है, बिकॉज वी आर डिफरेंट। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। सो आई एम अ डॉक्टर बाय क्वालिफिकेशन। ओके आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑप्थेल्मोलॉजी, दैट इज आई एम एन आई सर्जन। ओके वो मैंने छोड़ दिया है कुछ साल से, मैं सिर्फ काउंसलिंग करके भी, बात अलग है। बट अगर मैं डॉक्टर बनी हूँ, मैंने 10 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है, मतलब मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे दिमाग है। ओके बट अब मैं जब सब चीज कंप्यूटर पे ऑपरेट करती हूँ, टुडे एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे काउंसलिंग सेशंस ऑनलाइन होते हैं,
और लोगों तक मेरे मैसेजेस पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं अपने खुद के वीडियोस बनाती हूँ, अलग अलग मीडियाज पे पोस्ट करती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ। ये सारी चीजें जब मैं कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जाकर मैं अटक जाती हूँ कि इसको अब आगे कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं। मैं जब कंप्यूटर पे उसका जवाब ढूंढती हूँ तो कुछ टेक्निकल भाषा में लिख कर आता है जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। सो इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, डज दैट मीन दैट आई एम स्टूपिड? मेरा दिमाग नहीं है, मैं बेवकूफ हूं? मैं ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे दुनिया की बाकी चीजें बहुत समझ में आती। सो इफ आई एक्सेप्ट दैट देयर इज नॉट, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, it is just that I have an understanding, or I have a, what I will say, मैं इस तरह से बनी हुई हूं कि मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, कुछ चीजें थोड़ी समझ में आती है, और कुछ चीजें नहीं समझ में आती। इज इट पॉसिबल? सोचो, एक सवाल दे रही हूं आपको, सोचो। वही सिंपल सा लॉजिक है। किसी को मैथ्स बहुत इजीली समझ में आएगी, किसी को केमिस्ट्री बहुत इजीली समझ में आएगी, किसी को हिस्ट्री में बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे। ये कंडीशन क्यों कि हर एक को हर सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। सो ये क्या है, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे अपनी लाइफ में, या कुछ तो देखे होंगे, जो ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर स्केचिंग करते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे कर रहे थे, जिन्होंने कभी ड्राइंग क्लास अटेंड नहीं किया। या ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत खूबसूरत डांस करते हैं, लेकिन कभी डांस क्लास नहीं गए, लेकिन कोई भी प्रोग्राम होगा तो उनकी तरफ देखते रहने का मन करता है। या जब आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो और 10 लोगों का ग्रुप डांस है, उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, 10 के 10 लोगों को सेम प्रैक्टिस कराई जाती है, लेकिन आप जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते तो आप देखोगे एक या दो उसमें से बहुत ही जबरदस्त करते हैं, और हमारी नजर उनके ऊपर लगी रहती। हैव यू सीन दिस? जस्ट नॉट इफ यू हैव सीन दिस। देखा है आपने? राइट? तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो बिना किसी ट्रेनिंग के भी कोई चीज बहुत अच्छे से करते हैं, उनके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं इनको तो गॉड्स गिफ्ट है। सुना है? यू कैन नॉड योर हेड्स, क्योंकि बाकी आप लोगों का म्यूट है। हैव यू हर्ड इट? हम कहते हैं गॉड्स गिफ्ट है, या इसको तो इनबॉर्न टैलेंट है इस चीज का। तो ये जो चीज है ना, गॉड्स गिफ्ट या इनबॉर्न टैलेंट, दिस इज कॉल्ड एज एप्टीट्यूड। ओके? हर किसी में भगवान ने किसी ना किसी चीज का एप्टीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत उंगली पे गिनने इतने कम लोग होंगे जिनको हर चीज का एप्टीट्यूड है, जो दुनिया में हर चीज कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ अस आर नॉर्मल पीपल। हम कुछ चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ चीजों में हम ऑर्डिनरी होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेरेंट्स खास करके अगर आप लोग सुन रहे हैं तो समझने की कोशिश करिएगा कि ये बात जो मैं कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे के कितने भी स्कोर आ रहे हो, उसकी लाइफ में बहुत बढ़िया करियर करने की पोटेंशियल है। ओके, अब नेक्स्ट, ये एप्टीट्यूड अगर हमको समझ में आ जाए तो इसका करना क्या है। ओके, क्या होता है कि एप्टीट्यूड कुछ एक चीजों के लिए दिखता है बचपन में आराम से। जैसे जो डांस में अच्छे, वो डांस करते हैं तो दिख जाता है, गाने वालों का दिख जाता है, ड्राइंग वालों का दिख जाता है। हमारे स्कूल में जो सब्जेक्ट्स है, मैथ्स में कोई अच्छा है तो समझ में आ जाता है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा है तो समझ में आ जाता है, कोई इंग्लिश में अच्छा है तो समझ में आ जाता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारी और चीजें हैं जो स्कूल में टेस्ट नहीं होती आपकी, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा मैं उस चीज के लिए अच्छा हूं या मैं उस चीज के लिए अच्छा नहीं हूं। पेरेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 केयरफुली। आपका बच्चा या आप किस चीज के लिए बने हो, ये सोचने वाली बात है। इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू हैपन। ये ऐसे ही नहीं हो जाने वाला है क्योंकि आपने सोच लिया है कि ये होना चाहिए। ओके, एक मिनट आप होल्ड। सॉरी, घर से काम करने की एक प्रॉब्लम है कि लोग बार बार बेल बजाते हैं और समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। सो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन।
तो मैं ये कह रही थी कि थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश करें, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। हर एक का एक नेचर होता है जो दिखते रहता है। अगर हम बचपन से अपने आप को ऑब्जर्व करें, बच्चों को ऑब्जर्व करें, तो हमको दिखता है कि कौन सा व्यक्ति किस चीज के लिए बना हुआ है। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, तो बचपन से पेरेंट्स उसको ड्राइंग क्लास भेजते हैं और ड्राइंग की एग्जाम्स भी दिलवाते हैं। लेकिन जब वो 9th-10th में आता है तो पेरेंट्स कहने शुरू करते हैं ये सब बंद करो, ड्राइंग बंद करो, डांस बंद करो, ये सब बंद करो, अभी पहले पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, पहले पढ़ाई की तरफ देखो, मेरे को देखो मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। अब मान के चलिए कि आपका मैथ्स में एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है और मे बी यू आर वेरी गुड एट ड्राइंग, और आपने 8-9 स्टैंडर्ड में ड्राइंग छोड़ दिया। मैथ्स में आपका एप्टीट्यूड नहीं है तो आप मेहनत कर करके एक एवरेज अमाउंट तक मार्क्स ले आओगे, लेकिन उसमें आपको करियर करना बहुत मुश्किल होगा। शायद ड्राइंग के भरोसे आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता था, तो क्योंकि लेकिन आपने तो उसको छोड़ दिया अभी। सो यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वेरी गुड करियर, और आप कोई ऑर्डिनरी करियर लाइफ में ले लेंगे। तो दुनिया में कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और मैक्सिमम लोग ऑर्डिनरी रहते हैं। इसका कारण ये है, वो जो कुछ लोग हैं ना जो बहुत बड़े सक्सेसफुल होते हैं, वो उस चीज का अपना करियर बनाते हैं जो चीज उनमें ऑलरेडी अच्छी है, तो वो नेचुरली बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप 50 लोगों को डांस सिखाओ, अच्छा तो 2 ही करेंगे उसमें से, बाकी परफॉर्म करेंगे पर अच्छा तो 2 ही करेंगे जिनको इनबॉर्न टैलेंट। सो दोस फ्यू, वेरी फ्यू पीपल, उन्होंने वो किया है जो उनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता था, वो दे आर सुपर सक्सेसफुल। बाकी लोग वो करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। अरे सब लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, तुम भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, अभी ये पढ़ाई करो, अभी ये पढ़ाई करो, अभी ये पढ़ाई करो। पढ़ाई तो हो जाएगी, आपको जॉब पे मिल जाएगा, पैसे भी आने लगेंगे, पर शायद शायद किसी और चीज में आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता था, वो शायद मौका आपका चला गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है तो आप मैथ्स पढ़ना छोड़ दीजिए। हर चीज जो आप सीख रहे हो स्कूल में उसका एक मतलब है। एवरीथिंग इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। आज जब मेरे स्टेज में मैं लाइफ के हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में पढ़ा हुआ हिस्ट्री ज्योग्राफी तक मेरे काम में आता है लाइफ में। हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो इतने बार मेरे काम में आता है कि आई एम सरप्राइज्ड। मैं मेडिकल कॉलेज 10 साल तक गई, फिर मैंने 10 साल प्रैक्टिस की, अपना हॉस्पिटल चलाया, फिर मैंने छोड़कर काउंसलिंग में करियर बनाया, क्योंकि मुझे लगा काउंसलर्स बहुत कम है और मेरे जैसे करियर की और लाइफ की प्रॉब्लम बहुत लोगों को, इसलिए मैं काउंसलर बनी। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपने 10 साल मेडिकल कॉलेज के वेस्ट कर दिए, बट इट इज नॉट वेस्टेड। एवरी डे इट इज ऑफ यूज टू मी, क्योंकि वो नॉलेज लिया है मैंने। नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। सो पढ़ना है नॉलेज लेने के लिए, लेकिन जो जो चीज पढ़ रहे हैं हर एक में हर किसी का करियर नहीं बनता है। करियर बनने के लिए स्पेशली सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रही हूँ। मैं जब मेरे सेंटर में जब कोई भी आता है ना करियर काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनको हमेशा पूछती हूँ कि आपके मन में कोई करियर है क्या, कुछ सोचा हो तो बताओ, आपके मन में कुछ है तो इंटरेस्टिंगली ज्यादातर बच्चे या पेरेंट्स भी इंजीनियरिंग का नाम लेते हैं। ओके, फिर बचे हुए मेडिकल, सीए, लॉ, इसमें 90% लोग आ जाते हैं। 10% या 5% होंगे जो कुछ अलग बोलते हैं। तो क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत कॉमनली एग्जाम्पल दिया जाता है, इसीलिए मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम करियर में कुछ गलत है, फैंटास्टिक करियर है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो व्हेन आई से आपको अच्छा इंजीनियर बनना है, तो मैं सवाल पूछती हूँ कि अच्छा क्यों बनना है, इट्स अ ग्रेट करियर, बट आपको क्यों बनना है। तो मुझे जो जो जवाब मिलते हैं वो जवाब मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ। ओके, उसमें से आपका जो जवाब होगा उसको टिक मार्क कर लेना। सो पीपल से पापा कहते हैं कि इंजीनियरिंग करने से बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग करना है। 1 सेकेंड, भैया भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसलिए मुझे इंजीनियरिंग करना है। तीसरा, मेरे सब फ्रेंड्स रायसोनी कॉलेज में जाने वाले हैं इसलिए मुझे रायसोनी जाना है। इंजीनियरिंग क्या मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सब फ्रेंड जा रहे हैं इसलिए। चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे मेडिकल नहीं करना है।
मतलब ये है कि मुझे मेडिकल नहीं करना है तो इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग नहीं करना है तो मेडिकल ही करना पड़ेगा। ये कहीं से हमारे दिमाग में भर गया है। चौथा, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है तो मुझे इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा। ओके। और सिक्स्थ इज मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं है। दीज आर द रीजंस ऑफ योर सिलेक्टिंग अ करियर। इसमें से कौन से रीजन की वजह से गारंटीड है कि आप बहुत बढ़िया इंजीनियर बनोगे? सोच के तो देखो जरा। शायद आपको पता भी नहीं है इंजीनियरिंग करियर में क्या होता है। बस ये इस तरह के अजीब से रीजन की वजह से हम अपना करियर चूज कर लेते हैं, और फिर लाइफ लॉन्ग हमको तकलीफ होती रहती है क्योंकि वो हमसे मैच नहीं करता या हम उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। आज कितने सारे स्टूडेंट हैं जो हर कॉलेज से पास होके निकलते हैं, बट इज एवरीवन डूइंग एक्सेलेंट इन देयर जॉब? नो। Is everyone very happy in their job? No. That is because everything is not made for everyone. That is there. जहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में इंट्रोड्यूस अभी करने वाली हूं, मैं एप्टीट्यूड की बात कर रही थी। एप्टीट्यूड टेस्टिंग जो होता है ना, वो टेस्ट से ये पता चलता है कि आप किस चीज के लिए बने हो। आपको किस में मार्क्स ज्यादा आते हैं वो नहीं, आप किस चीज के लिए बने हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो टेस्ट यूज करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज कॉल्ड एज मैकेनिकल रीजनिंग। ओके, दिस टेस्ट यू फॉर योर टेक्निकल एप्टीट्यूड। मतलब आपको टेक्निकल चीजें समझ में आती है या नहीं आती है। ओके, ये एक अलग सी चीज है। इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना मुझे बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझे पूछेंगे टेक्निकल मतलब क्या, उसको मैं किसी सब्जेक्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ। बट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही घर में ना स्क्रू ड्राइवर और पाना लेके बैठे रहते हैं। कुछ भी खराब हुआ या खिलौना भी आया तो पहले उसको खोल खाल के देखेंगे। कुछ लोग लगा नहीं पाते हैं, कुछ लोग तो लगा भी देते हैं। मुझे ऐसे कितने यंग स्टूडेंट्स पता है 8th-9th के, जो घर में मिक्सर और गीजर ये चीजें भी ठीक कर देते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कहाँ से आया है? ये वही डांस और ड्राइंग वाला है जहां से लोगों को ऑटोमेटिकली आता है ना, जिसको हम गॉड्स गिफ्ट कहते हैं। ये वही चीज है। हेलो, या तो ये वही चीज है। या तो आप ये किसी 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 को आ जाता है। और मुझे ऐसे भी कई लोग पता है, एक दो नहीं, कई लोग पता है कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की पूरी डिग्री ली है, उनके घर जाओ तो उनकी बीवी कहती है कि एक फ्यूज भी उड़ गया तो इलेक्ट्रिशियन के आने का इंतजार करते, हाथ नहीं लगाते। डू यू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से इंजीनियर बनोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है बॉस। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से आप पढ़ोगे, और हमारे कंट्री में पास होना बहुत आसान है। आपको सिर्फ एग्जाम कैसे देना और पेपर कैसे लिखना आना चाहिए। सो एवरीवन हु गोज टू इंजीनियरिंग कॉलेज विल पास। कोई 4 साल में करेगा, कोई 6 साल में करेगा, अगर पास तो पक्का हो जाओगे आप। अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज, हर साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से जितने स्टूडेंट्स निकलते हैं, पास होकर निकलते हैं, उसमें से 70% जो है, 70% आर ओनली डिग्री होल्डर्स, ओनली 30% आर इंजीनियर्स। क्योंकि उनको समझ में आया है क्या पढ़ा है, वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉट एवरीवन कैन अप्लाई। बाकी सब सिर्फ रट के पढ़ के एग्जाम पास होकर निकले। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको। यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स टिल क्लास 10th। डू यू एक्सेल इन ऑल ऑफ देम? यू डोंट। सम सब्जेक्ट्स, लाइक मुझे ना उन लोगों का बहुत रेस्पेक्ट है जिनको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि मुझे कभी केमिस्ट्री समझ में नहीं आई। तब भी मुझे केमिस्ट्री का डर लगता था, मुझे आज भी केमिस्ट्री का डर लगता है। सो बट देयर आर सम पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन केमिस्ट्री, हु आर डूइंग रिसर्च इन केमिस्ट्री। तो अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती तो बस उसको भी समझ में नहीं आना चाहिए था। या अगर मैं डम्ब होती तो मुझे बाकी सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आना चाहिए था। So this is what I want all of you to understand. We are all special. We are all made for something which is special for us. I don't know what it is. We'll have to explore it. हमको उसको ढूंढना पड़ेगा कि what am I made for. तो सबसे पहले तो ये है, अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करो। पेरेंट्स, आप जो बच्चे को अपने बचपन से देख रहे हो उसको समझो कि इसका टैलेंट जो है वो किस चीज के लिए, समझने की कोशिश करो पेरेंट्स।
एंड जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग, क्योंकि क्लास 10th तक हमको कोई भी ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। तो आई ऑलवेज रेकमेंड, जितना पढ़ना है ना बॉस, गिव योर 100%, क्योंकि लाइफ में मेहनत की आदत डालना। कुछ भी बनना हो आपको, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी करना है लाइफ में, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू गिव हार्ड वर्क, देयर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क। मगर आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि 10th के बाद मैं मैथ्स छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, आई एम सॉरी, आई गॉट न्यूज फॉर यू, एक भी सब्जेक्ट आसान नहीं है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। सो इवन इफ यू डोंट लाइक योर सब्जेक्ट्स, you can put in hard work. Tell yourself that I have to practice hard work now so that I do better in my future life. And then when you have options, then we can select what options are best for me. आप में से जो लोग 10th में हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 10th के बाद मैं मैथ छोड़ दूंगा, साइंस छोड़ दूंगा, आई विल बी हैप्पी। तो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो बता दूं, कॉमर्स भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो बता दूं, वो भी डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। मेहनत आपको तीनों में करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको मैथ्स और साइंस के लिए नेचुरल एप्टीट्यूड नहीं है और कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए आपका नेचुरल एप्टीट्यूड है, तो यू विल डू वेरी वेल देयर। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस एज, स्पेशली इन क्लास 10th, इज टू फाइंड आउट योर ओन एप्टीट्यूड। अगर आप क्लियरली जानते हो कि मेरा इस चीज में एक्सीलेंट एप्टीट्यूड है, सो यू विल नीड परहैप्स हेल्प कि ये चीज मेरी बहुत अच्छी है, इसको मैं करियर में कैसे कन्वर्ट करूं। पेरेंट्स समझने की कोशिश करिए यहाँ मेरी बात को। और स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है ना, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो आपके पेरेंट्स ने अगर देखा नहीं है तो प्लीज बाद में उनको ये रिकॉर्डिंग जरूर दिखाइए। ओके, सो करियर प्लानिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको सोचना है कि मैं किस चीज के लिए बना हूं। कोई चीजें तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन वहां पर भी दिक्कत है। अगर आप मान के चलो आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर कि आपके घर वाले आपको ये कहेंगे कि ड्राइंग से कोई करियर बनता है क्या। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज पहले के जनरेशन में ड्राइंग से करियर नहीं बनता था। ओके, बट टुडे आपको आईआईटीज पता होगा। आईआईटीज आर द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट, यू नो दैट। आईआईटी के लेवल के डिजाइनिंग के कॉलेज है हमारी कंट्री में। There is an institute which is called as NID, National Institute of Designing. ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर अगर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो और इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो दे हैव एक्सीलेंट कोर्सेज लाइक, लोगों को डिजाइनिंग बोलने के बाद में लगता है कि फैशन डिजाइनिंग ही है या इंटीरियर डिजाइनिंग है। देयर आर अमेजिंग कोर्सेज, लाइक देयर इज दिस कोर्सेज इन फर्नीचर डिजाइनिंग, देयर इज लाइफस्टाइल डिजाइनिंग, देयर इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि, अच्छा एक एग्जांपल, अगर आपको एक कॉपी खरीदनी है और आप दुकान में जाते हो, तो कॉपी है, आप बोल दोगे कि मुझे 2 लाइन कॉपी चाहिए, तो दुकानदार आपके सामने एक कॉपी रख देता है। क्या आप उसको लेकर चले जाते हो सीधा? द नॉर्मल टेंडेंसी इज, हम उसको देखते हैं, बोलते हैं भैया दूसरा डिजाइन दिखाओ। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? कॉपी तो कोई भी बाहर का डिजाइन हो, लेकिन अंदर कवर, अंदर तो उतनी ही लाइन ही होगी जो आपको लिखना है। लेकिन हमारे खरीदने पर, हमारी बाइंग मेंटालिटी पर डिजाइन का फर्क पड़ता है। सो एवरीथिंग विच इज देयर इन द मार्केट इज डिजाइन्ड, सोच समझ के स्पेशली उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है। छोटे छोटे इरेजर्स भी, पेंसिल्स भी डिजाइन किए जाते हैं। दुनिया की हर बड़ी और छोटी चीज डिजाइन की जाती है। सो product designing teaches you how to design things. Then they have amazing courses like automobile designing, गाड़ियां डिजाइनिंग करने के कोर्सेस है। अगर आप ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग के कोर्स में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आपके फाइनल ईयर में दुनिया की बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपके लिए वहां इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे आपके कॉलेज में, और वहीं से वहीं आपको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। सो एक ही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, आपके बच्चों का ड्राइंग बहुत अच्छा है, एक्सेप्शनल लेवल का, देखिए ड्राइंग में फर्क होता है। मेरा ड्राइंग अच्छा है, लेकिन कौन सा ड्राइंग अच्छा है? मुझे अगर मेरे सामने आप एक ड्राइंग रख दोगे तो उसको देखकर मैं बना सकती हूँ, बट अगर आप मुझे बोलोगे इमेजिन अ सीनरी एंड ड्रॉ इट, आई कैन नॉट ड्रॉ इट। सो आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग, दैट डजंट मीन आई एम गुड एट ड्रॉइंग, दैट जस्ट मीन्स कि मेरा कॉपिंग स्किल्स अच्छा है,
बट आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग। सो सचमुच आपका या आपके बच्चे का ड्राइंग बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट लेवल पे, तो उसको ड्राइंग के एग्जाम्स दिलवाइए। देयर इज इंटरमीडिएट और एक और एग्जाम होती है, मुझे याद नहीं आ रही, बट यू विल गेट दैट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इन योर स्कूल। ड्राइंग के एग्जाम्स दिलवाइए उसको, एंड वहां से पता चलेगा कि इसको तो सचमुच टैलेंट है ड्राइंग का। और बाद में कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा तुम 12th तक तो अभी आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर लो, मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारी कर लो, फिर 12th के बाद देखेंगे। ऐसे कह के हर बच्चा 11th-12th में 2 साल पूरा लगा देता है शायद वो पढ़ने में जो सबके काम का नहीं है। और जब 12th के रिजल्ट के बाद में आप चाहते हो कि चलो अब ये नहीं हुआ, मैं कुछ और ढूंढूं, तो अनफॉर्चुनेटली तब तक सब कॉलेजेस के एंट्रेंस के डेट्स खत्म हो चुके होते हैं, आपके लिए कोई रोकता नहीं है वहां पर। और मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है कि टैलेंटेड बच्चों का या तो 1 साल वेस्ट हो जाता है क्योंकि उनको अगले साल अपीयर करना पड़ता है, या तो फिर ऐसा होता है कि उनको दूसरा कोई करियर लेना पड़ता है जो उनको पसंद ही नहीं। सो यू हैव टू बी अवेयर about various career options which suits your personality, your aptitude, your talent, your maybe the family background। हर चीज को सूट होने वाला करियर आपको अराउंड 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, ताकि 11th स्टैंडर्ड से आप कैसा प्लान कर सको। सो पेरेंट्स को मैं एक बात बता दूं, स्टूडेंट्स को भी एक बात बता दूं, अगर आपको एक्सपोजर नहीं है तो पहले केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे। आज आपको दुनिया के किसी भी फील्ड में जाना है, अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि आज सब फील्ड में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। पहले ऐसा था कि अच्छे स्टूडेंट मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते थे और बाकी लोग जो है वो बाकी करियर्स में जाया करते थे। आज हर करियर में मेरिट स्टूडेंट्स हैं, हर करियर में 10th-12th में मेरिट आए हुए स्टूडेंट्स आर्ट्स ले रहे हैं, 10th-12th में मेरिट आए हुए स्टूडेंट्स कॉमर्स ले रहे हैं। सो वेरेवर यू गो देयर विल बी कंपटीशन। तो कंपटीशन के लिए आपको 11th स्टैंडर्ड से या 10th स्टैंडर्ड से तैयारी करना शुरू कर देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि 12th हो जाने के बाद में देखेंगे, बिकॉज यू माइट लूज मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दैट। सो करियर प्लानिंग इज अ प्लानिंग, इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। आप अचानक से एक दिन उठा के नहीं बोल सकते अच्छा 12th का रिजल्ट देखते हैं, ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, चलो इसमें एडमिशन करा दो। अक्सर हमारे यहाँ ये सोच कहते हैं कि अगर मैथ्स में और साइंस में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो इसको इंजीनियरिंग कराओ। ओके, मैथ्स और साइंस आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस की एग्जाम देने के लिए बहुत काम के हैं, लेकिन जिनको मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा है लेकिन जिनका टेक्निकल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, याद है मैंने टेक्निकल एप्टीट्यूड के बारे में बताया था, टेक्निकल चीजें उनको समझ में नहीं आती लेकिन मैथ्स और साइंस पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसे स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में तो मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर से जब टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू होते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। जबकि हो सकता है कि वो सिर्फ मैथ्स में ही अच्छा था और टेक्निकल नहीं था, तो मैथ्स को ही अगर आगे पढ़ता तो मैथ्स रिलेटेड उसके कितने बढ़िया करियर बन जाते थे। मैथ्स अगर आपका बहुत अच्छा है और आपको बहुत पसंद है ना, तो जरूरी नहीं है कि केवल इंजीनियरिंग ही आपका ऑप्शन है। आप मैथ्स को स्टडी कर सकते हो, बीएससी एमएससी अगर आप मैथमेटिक्स करते हो तो बड़े बड़े करियर जैसे एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सब में मैथ्स एक्सपर्ट्स को लिया जाता है। देन देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग करियर कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी नेट पर आप ढूंढिएगा जरूर। क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ कोडिंग एंड डीकोडिंग। पहले के जमाने में ये मिलिट्री वाले यूज किया करते थे मैसेजेस भेजने के लिए, कोड मैसेज भेजते थे ना, तो वो यूज करते थे। अब दुनिया की हर चीज आप जो इस्तेमाल करते हो वो कोडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में जो सिम कार्ड है, वो इतने से सिम में क्या है जिसकी वजह से वो फोन में डालते ही शुरू हो जाता है। सम थिंग्स आर कोडेड इनसाइड इट, और जब आप उसको इस्तेमाल करते हो तो उसका डीकोडिंग होता है। दैट साइंस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफी, और ये वो लोग स्टडी करते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। सो देयर आर अमेजिंग करियर कोर्सेज इन एवरीथिंग। बायोलॉजी पसंद है तो मुझे मेडिकल ही करना पड़ेगा, मुझे इतने साल मेडिकल नहीं करना है तो मैं बायोलॉजी छोड़ देती हूँ। बायोलॉजी को लेकर आप 1000 करियर कर सकते हो अलग अलग टाइप के। आपको हिस्ट्री पसंद है, उसमें कितने तरह के करियर ऑप्शन है। जो चीज आपको, आप जिसमें अच्छे हो, जो चीज आपको नेचुरली समझ में आती है, वो चीज के ऊपर अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो यू कैन मेक वंडरफुल करियर आउट ऑफ इट। अल्टीमेटली लाइफ में क्या होता है ना, हमको जो पसंद है वो काम अगर हम करते हैं तो हमको खुशी मिलती है, पैसा तो मिलता ही है,
लेकिन जो हमको पसंद नहीं है वो काम हम करते हैं तो सिर्फ पैसा मिलता है, खुशी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो व्हाई नॉट चूज अ करियर जिसमें खुशी, सेटिस्फैक्शन और पैसा तीनों चीज मिलेंगे। मैं जल्दी से अपना खुद का एग्जाम्पल यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारे टाइम पे ना एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं हुआ करते थे। तो 12th में मैं थी तो मैं चाहती थी कि मैं आर्ट्स पढूं, क्योंकि मुझे लग रहा था आर्ट्स पढ़ के मुझे ना सिविल सर्विसेज मतलब जो आईएएस कलेक्टर वगैरह बनते हैं वो बनना था मुझे। लेकिन उस जमाने के पेरेंट्स थे कि नहीं नहीं 12th तक तो साइंस ही पढ़ना है, अभी आर्ट्स नहीं करना है, तो चलो साइंस ले लिया। 12th में साइंस लिया तो मैंने कहा कि अभी 12th हो गया और मुझे होम साइंस पढ़ना है। मैं उस तरह की व्यक्ति हूँ जिसको बहुत लोगों से कनेक्शन वगैरह अच्छा लगता है। मैं कहा मुझे होम साइंस पढ़ना है। तो मेरे डैडी ने कहा कि अच्छा मेडिकल का फॉर्म तो भर दो। एंट्रेंस तो थी नहीं, तो फॉर्म भरवा दिया। फॉर्म भरवा दिया तो एडमिशन भी मिल गई, क्योंकि मार्क्स उतने बुरे भी नहीं थे। एडमिशन मिल गई। अब एडमिशन मिल गई तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उन्होंने जबरदस्ती मुझे भेजा था, बट वो चाहते थे कि मैं जाऊं। फिर मैंने भी सोचा यार मिल गई एडमिशन, चले ही जाते। बट आई एम नॉट मेड फॉर मेडिकल प्रोफेशन, ये बात समझिए। दिमाग है, मैं थ्रू आउट मेडिकल एमबीबीएस और एमएस कभी भी फेल नहीं हुई, और मेरे हमेशा एवरेज 60% के ऊपर मार्क्स आ जाते थे, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडियस पर्सन, बिकॉज आई वॉज अ सिंसियर पर्सन। मार्क्स लाना दूसरी बात है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस शुरू की मैंने, तो आई वॉज वेरी अनहैप्पी। समझाना बहुत मुश्किल है कि वो अनहैप्पीनेस कैसा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स उसी करियर में बहुत खुश थे। मुझे हर सुबह टेंशन आता था, हे भगवान अभी फिर हॉस्पिटल जाना है। जबकि मेरे क्लाइंट्स कहते थे कि मेरा सर्जिकल हैंड बहुत अच्छा है, मैं अच्छी सर्जरीज करती थी। अगेन बिकॉज आई वॉज अ सिंसियर लर्नर। बट मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे रोज स्ट्रेस आता था, मुझे इतना स्ट्रेस आता था कि हर सुबह ये लगता था कि भगवान मैं उठूं ही नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बस हॉस्पिटल जाती थी, जितने पेशेंट आते थे उनको देखती थी और वापस आ जाती। आई नेवर डिड एनी हार्ड वर्क टू एंश्योर कि मेरी प्रैक्टिस बढ़े, मेरे पास ज्यादा लोग आए। ये मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। तो जो 10 साल मैंने मेडिकल प्रैक्टिस चलाई, मेरा अपना हॉस्पिटल चलाया मैंने, वो 10 साल के पीरियड में मेरे जो फ्रेंड्स थे मेडिकल वाले, उनकी प्रैक्टिस यहाँ से यहाँ चली गई और मैं यही थी, क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर रही थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी करने की। दैट इज द डिफरेंस, दे वर हियर, आई वॉज हियर। फिर मुझे कंटिन्यूस लगता था कि मैंने कुछ और करना चाहिए, लेकिन आज जो करियर में कर रही हूँ, मैं काउंसलर। काउंसलर एक करियर होता है, ये उस समय 20-25 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो सोचने के ऑप्शन में भी नहीं आता था कि काउंसलर बनना है। बट फिर मुझे ना ऐसे बहुत लोग मिलने लगे हु आर नॉट हैप्पी विद देयर करियर। और जब बहुत लोग ऐसे मिलने लगे तो मुझे लगा कि किसी ना किसी को करियर गाइडेंस करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम अ करियर काउंसलर। ओके, 20 साल पहले मैं जिन जिन लोगों के पास गई पूछने के लिए कि मुझे कैसे काउंसलर बनना है, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनको किसी ने भी मुझे गाइडेंस नहीं दिया। सबने मुझे ये कह के भगा दिया, ये बीए साइकोलॉजी वाले लोगों का काम है, आप नहीं कर सकते। मैंने अपने आप से स्टडी करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके कंसिडरेशन से करियर सही सिलेक्शन हो सकता है। उस समय इंटरनेट नहीं था, किताबें थी, कुछ किताबें लोगों ने लिखी हुई, वो पढ़ के मैं सोचते रहती थी। 2 साल तक मैंने नए डिग्रीज लेना शुरू किया, जिससे मुझे इंसान समझ में आए, पढ़ाई करना शुरू किया, और मैंने अपने आप से अपना रिसर्च मटेरियल बनाना शुरू किया। वो करने के बाद में मैंने अपना सेंटर शुरू किया 2 साल के बाद। अब सेंटर तो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन लोग नहीं जानते थे काउंसलर क्या होता है, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे। उस जमाने में लोगों का मानना ये था कि कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस अगर करता है तो वो पागलों का डॉक्टर, ये लोगों का मानना था। तो कोई भी इंसान जो खुद को पागल नहीं समझता था, वो काउंसलर के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता था। तो मुझे तो 5 साल केवल सोसाइटी में ये अवेयरनेस क्रिएट करने को लग गया कि काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है। जगह जगह, स्कूल स्कूल, अलग अलग जगह जा जाके मैं लेक्चर्स देती थी, सारे फ्री में, कोई पैसा नहीं देता था। तो 5 साल तो मुझे सिर्फ उसमें लग गए। उसके बावजूद भी 10 साल मैंने जब अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं यहां से यहां पहुंची थी।
लेकिन मैं काउंसलिंग में 10 साल के पीरियड में यहां पहुंच गई। आप समझ रहे हैं क्यों? बिकॉज आई लव दैट थिंग। जो मैं करती हूँ ना ये काम, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे दिन रात में काम कर सकती हूँ। मतलब उस समय जब मैंने काउंसलर बनने का सोचा, तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मैं अपने ससुराल में रहती थी। तो ससुराल मतलब टिपिकल उस जमाने का ससुराल था जहाँ पे हर काम 100% बहू को ही करना पड़ता था। बच्चे भी थे छोटे छोटे से, और हॉस्पिटल भी चल रहा था क्योंकि एकदम से बंद नहीं कर सकते थे, पैसा आना था घर पे। इतना सब होने के बावजूद मैं अपनी चीजें जो मुझे सीखनी थी, जो करियर काउंसलिंग का सिस्टम तैयार करना था, वो मैं कब करती? तो मैं रात को बैठती थी। और मुझे याद है कि करीब 8 से 10 साल तक मैं रात को सिर्फ 3 से 4 घंटा सोई होंगी, बट मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट अबाउट दिस थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू। तो वही चीज जो मैं, इतना डॉक्टर वाली डिग्री होने के बावजूद मैं ऐसी ऑर्डिनरी डॉक्टर थी, ये काउंसिलर जो लोग जानते भी नहीं थे क्या होता है, इसको करने के बावजूद मैं इंटरनेशनल लेवल पे मैंने अपना करियर बना लिया। व्हाट आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड इज, हर एक व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना है, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्पेशलिटी, चाहे आज आपके मार्क्स आते हो चाहे मार्क्स नहीं आते हो, यू आर मेड फॉर समथिंग। 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, मेहनत करना मत छोड़ो। और नंबर 2, जो चीज आपको नहीं जम रही है ना, उस चीज के लिए हेल्प मांगना सीखो। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंकिंग टॉकिंग। हेल्प मांगना सीखो। आप अगर एक क्लासरूम में बैठे हो, वहां 40 बच्चे हैं, टीचर सिखा रही है, टीचर्स की जनरली टेंडेंसी होती है कि सिखाने के बाद में वो पूछते हैं अंडरस्टूड, और सामने के बैठे हुए 4 लोग ऐसा हाथ ऊपर कर देते, यस मैडम। टीचर भी अक्सर ये समझ लेती है इसका मतलब सारे क्लास को समझ में आ गया। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया होता है। नॉट बिकॉज वी आर स्टूपिड, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजिली। लेकिन उस समय हमको इतना शर्म आता है कि इतने सारे लोगों को समझ गया, मैं कैसे बोलूं कि मैडम मुझे नहीं समझ में आया है? तो हम चुप, वी डोंट आस्क। फिर हम घर में जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। क्योंकि भैया अगर आसानी से पढ़ने से समझ में आ जाता तो आप उस क्लास में होना ही नहीं चाहिए ना, आप तो अगली 2 क्लास के बाद में होना चाहिए। आप उस क्लास में इसीलिए हो क्योंकि आपकी वो लेवल है सीखने की। सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम समवन, आस्क फॉर हेल्प। लाइफ में हर चीज जो नहीं जमती है उसके लिए मदद मांगना सीखो। आप में से जो मेरिट स्टूडेंट भी है, उनको भी मैं बहुत बड़ी वार्निंग दे दूं। जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लाइफ में, उनको खास करके उनको मदद मांगने में बड़ी शर्म आती है। वो दिखाना ही नहीं चाहते कि मुझे ये चीज नहीं आ रही है। लेकिन आप 10th के बाद 11th में जाओगे तो 11th की बहुत सारी चीजें आपको नहीं आएगी, 12th में जाओगे तो नहीं आएगी। जिस तरह से आपने 10th तक पढ़ाई की है उस तरह से आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर सकते। इट हैज गॉट अ मेथड टू इट। यू नीड हेल्प, वी ऑल नीड हेल्प एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पेरेंट्स के लिए बताना चाहती हूँ, एंड स्टूडेंट्स यू ऑल्सो। देखो, हमको कोई ना कोई सब्जेक्ट ये हो सकता है कि बहुत चैलेंज है और हमको नहीं समझ में आता बहुत आसानी से वो सब्जेक्ट, ओके। अब जनरली कैसा होता है कि अगर स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है तो हम कोई ट्यूशन क्लास चले जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि क्लास में 40 बच्चे होते हैं, ट्यूशन क्लास में 50 बच्चे होते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि 40 में नहीं समझ में, 50 वाले बच्चों में समझ में आ जाएगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? जिस भी व्यक्ति को कोई एक चीज पर्टिकुलरली समझ में नहीं आती ना, उसको इंडिविजुअली 1 to 1 सिखाने वाला कोई लगता है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आपने क्लास में सीखा, सबने सीखा, बट आपसे नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग स्टक समवेयर। और उस चीज को कैसे किया जाए वो बताने के लिए आपको एक व्यक्ति चाहिए जो पर्टिकुलरली आपके ही तरफ ध्यान दे। क्लास में टीचर को टाइम मैनेज करना होता है, क्लास में टीचर को सबके हिसाब से पढ़ाना होता है। सो टीचर कैन नॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव 1 to 1 अटेंशन, चाहे स्कूल टीचर हो चाहे ट्यूशन टीचर हो, अनलेस आप छोटे ट्यूशन क्लास में जाते हो जहां टीचर हर एक को अलग अलग पढ़ाती है। आई वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड अ पर्सनल ट्यूटर। जहां पर बहुत प्रॉब्लम है, जो बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत है,
वो बड़े ट्यूशन क्लासेस में जाके केवल पैसे का नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। पर्सनल ट्यूशन में जब आप जाते हो तो आपको अपने हिसाब से, आपके स्पीड से हिसाब से सिखाया जाता है। पर्सनल ट्यूटर कहाँ से लाया जाए? नागपुर जैसे शहरों में तो आज ट्यूटर एजेंसीज है, जहाँ पे आप फोन करो हमको इस सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए तो वो भेज देंगे। जहाँ पे ट्यूटर्स नहीं है छोटे जगहों पे, वहां पर मेरा अक्सर कहना होता है कि कॉलेज अगर आपके शहर में है, डिग्री कॉलेज, नॉर्मल डिग्री कॉलेज, हर कॉलेज में कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो सचमुच होशियार होते हैं। ओके, आपको अगर अंधेरा दिख रहा है तो मेरी यहाँ पे लाइट चली गई है, सो प्लीज डोंट माइंड। सो हर कॉलेज में कुछ बच्चे सचमुच होशियार और सिंसियर होते हैं। तो जिनको भी होम ट्यूशन की जरूरत है, स्पेशल ट्यूटर की, तो मैं उनसे सजेस्ट करती हूँ कि आप पेरेंट्स कॉलेज के प्रिंसिपल्स या टीचर से बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपका कोई अच्छा सिंसियर स्टूडेंट है तो हमको दीजिए। वो स्टूडेंट अगर हमारे यहाँ आता है तो हम उसको पे करेंगे, उसका भी फायदा होता है और आपके बच्चे को कोई सिखाने वाला मिल जाता है। ट्राई टू फाइंड समवन हु कैन टीच यू, जो आपको नहीं जम रहा है। कई बार ऐसा होता है यू आर वेरी गुड एट स्टडीज बट बीच में एक जगह आप अटक गए हो, तो 15 दिन के लिए ही सही किसी से हेल्प मांग लीजिए। ये आप अगर करते हो तो आप उस अपनी प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाओगे एंड यू कैन डू बेटर इन लाइफ। तो ये समझने की कोशिश करो कि बेवकूफ कोई नहीं होता। ओके, जिसको 30, 35, 40% मार्क्स भी मिल रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, बस उसकी जिस चीज में स्पेशलिटी है वो सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं कोप अप कर पा रहा है। मैं जब एप्टीट्यूड टेस्ट करती हूँ ना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। बहुत साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट, एक फादर आए थे, उनका बच्चा 10th की जस्ट एग्जाम हुई थी। तो पहले तो मैं पेरेंट्स से अलग से बात करती हूँ। तो पेरेंट जैसे अंदर आए, फादर ना वो ऐसे एकदम थक हार के चेयर में बैठ गए और उन्होंने मुझसे एक ही सेंटेंस कहा कि मैडम इसका कुछ करिए, नहीं तो इसकी पढ़ाई छुड़वा के मैं इसको दुकान में बिठा रहा, इसके मार्क्स ही नहीं आते, ये पढ़ता ही नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें मुझे पेरेंट्स ने बताई। मैंने कहा ठीक है, हम एप्टीट्यूड टेस्ट करके देखते हैं। जब मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट किया और रिपोर्ट आई, दोनों पेरेंट और स्टूडेंट को साथ में बिठा के मैं रिपोर्ट डिस्कस करती हूँ। इतनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी कि उसका जो न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स से रिलेटेड जो एप्टीट्यूड था ना, वो 90% में, और दूसरा क्रिएटिविटी से मतलब डिजाइन से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो एप्टीट्यूड था वो 90% पे, बाकी सब नीचे थे। जब मैंने ये रिपोर्ट दिखाई तो फादर ने कहा इसने चीटिंग की होगी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बच्चे के इतने मार्क्स देखे ही नहीं थे। उनको लगा इसने पक्का चीटिंग की हुई है। बट देन आई हैड टू एक्सप्लेन टू हिम कि इसमें चीटिंग का कोई स्कोप ही नहीं। ये क्या होता है कि सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन 8th 9th 10th नाउ, प्लीज ध्यान से सुनिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आपने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए हैं तो 8th 9th 10th स्टैंडर्ड 11th 12th में आपको मैथ्स आएगा ही नहीं। फिर आपको मैथ्स का डर लगना शुरू हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट हेटिंग मैथमेटिक्स। समझ रहे मेरी बात को आप? सो इफ मैथमेटिक्स इज योर ट्रबल पर्टिकुलरली, तो एक बात समझिए कि आपके लिए जरूरी है कि आप अपना मैथ्स का बेस पक्का करिए किसी के साथ बैठकर। मैं कितने स्टूडेंट्स को ये करवाती हूँ कि छुट्टियों में हो या टाइम हो, अगर आपको मैथ्स की तकलीफ है, मैथ्स का डर लगता है ना, तो सिर्फ 2 तरह की चीजें। एक तो है फ्रैक्शन का कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इतना प्रैक्टिस करिए कि रात में कोई नींद में भी उठा के आपको बोले कि अरे ये इसका क्या जवाब है, तो आपको करना आना चाहिए। कुछ नहीं, सिंपल 2/3 + 5/6, ये जो आपने क्लास 5th में किया था, आप में से आधे लोग नहीं कर सकते। मैं बिना आपको देखे बता सकती हूँ, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया था, हमने तो बस एग्जाम देने के लिए उसको कर लिया था। लेकिन चक्कर क्या है ना कि अब ये सारी चीज के भरोसे आगे का मैथमेटिक्स होगा। सो इफ यू हैव ट्रबल विथ मैथमेटिक्स, नहीं जम रहा है, तो सबसे पहले अपना बेसिक टेस्ट करिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, आपके फ्रैक्शंस का पेरेंट्स अपने बच्चों से कराइए, आपको तभी के तभी पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहां पर है। सेकेंड इज सॉल्विंग
सिंपल इक्वेशंस। आगे जाकर आप मैथ्स में जो भी पढ़ेंगे उसको सॉल्व करने के लिए आपको फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन और इक्वेशन सॉल्विंग, ये दो ही चीजें लगेगी सॉल्व करने के लिए। प्रिंसिपल कुछ और होगा, सॉल्व करने के लिए दो चीजें आपको हमेशा लगेगी। सो इफ यू आर नॉट गुड एट दीज थिंग्स, आपको बहुत ज्यादा मैथ्स में आगे दिक्कत जाएगी। सो हो सकता है आप में मैथ्स में टैलेंट बहुत हो, लेकिन क्योंकि आपको सिस्टम ही नहीं पता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, यू आर नॉट स्कोरिंग, आपके स्कूल में मार्क्स ही नहीं आते। तो उस बच्चे के स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट यहाँ पर मुझे दिखा 90% उसका स्कोर है, मतलब कितना अच्छा अगर उसको ट्रेन किया गया, हाउ गुड ही कैन स्कोर। दूसरा, उसका ड्राइंग में या क्रिएटिविटी में जबरदस्त हाई आया। दोनों के कॉम्बिनेशन से वी सिलेक्टेड अ करियर इन डिजाइनिंग फॉर हिम। और ये बच्चा जिसको पेरेंट्स कह रहे थे कि इसकी पढ़ाई छुड़वा देनी पड़ेगी, ये 3-4 साल के बाद में मेरे पास में आया, 5 साल के बाद में 2 साल के बाद सॉरी, इंडिया के टॉप डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में इसको एडमिशन भी मिल गया था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट था, बट उसको उस चीज का एप्टीट्यूड था। उसको आप इंजीनियरिंग के एप्टीट्यूड क्लास में भेजते तो फेल हो जाता। वो राइट जगह गया, वहां पे मेहनत की उसने, और उसको मिल गया एडमिशन टॉप इंस्टीट्यूट में। ही इज नाउ वन ऑफ अ वेरी गुड डिजाइनर्स। तो अपने आप को ये मत बताइए कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, मैं तो इसमें बेवकूफ हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ। पेरेंट्स प्लीज स्टॉप थिंकिंग कि आपका बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, या बच्चे को ये बोलना बंद करिए कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। जो बच्चा आपका कर सकता है वो शायद आज स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। पेशेंस रखिए, कीप पेशेंस। और इसीलिए मैं हर किसी से सजेस्ट करती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर करवाइए किसी अच्छे करियर काउंसलर से, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको स्कूल रिजल्ट से पता नहीं चली है, वो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट से पता चलेगी। और उस टेस्ट के रिजल्ट से जब आपको पता चलता है, तो हो सकता है कि जो करियर आपने जिंदगी में सोचा ही नहीं था, वो आपके लिए ओपन हो जाता है। मैं अक्सर स्कूल से कहती हूँ कि स्कूल्स शुड कंडक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। आप लोगों से जब फीस ली जाती है, तो अगर थोड़ी सी फीस उसमें से पहले से ही लेकर रखे कि एप्टीट्यूड टेस्ट करवानी है, उसके लिए है, तो मेरे ख्याल से एक पेयर यूनिफॉर्म अगर आप कम पहनेंगे, एक पेयर जूता कम पहनेंगे लाइफ में ना, तो वो चलेगा, बट यू विल गेट अ लाइफ लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ व्हाट योर करियर इन लाइफ शुड बी। तो मेरी बात सोच कर देखिएगा, सब चीज के लिए पैसा लगता है। ओके, मैं ही अकेली काउंसलर नहीं, दुनिया में बहुत काउंसलर है। आपके पास, आपको जिसके पास करवाना है उसके पास करवाइए, सवाल ये नहीं है। बट एवरीवन विल चार्ज। व्हाई एवरीवन विल चार्ज? बिकॉज एवरीवन इज अ प्रोफेशनल। हर एक व्यक्ति ने अपना कोई काम अपनाया है लाइफ में, वो इसीलिए अपनाया क्योंकि उसको भी पैसे कमाना जरूरी है। आज प्रॉब्लम क्या है कि 10th के बाद में 11th-12th की IIT की एंट्रेंस क्लासेस के लिए पेरेंट्स 1-2 लाख भर देते हैं। वो भले ही बच्चे को नहीं करना है, भले ही उसका एप्टीट्यूड नहीं है, 1-2 लाख रुपए डाल के वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 5,000-10,000 रुपए किसी काउंसलर को नहीं देते हैं कि भैया हमारे शायद ये पैसे बच जाएंगे। ये हमारी टेंडेंसी है। ट्यूशन क्लास में हम कितना भी पैसा देंगे, बड़े कॉलेज में हम कितना भी पैसा देंगे, भले ही हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो चीज हमको लाइफ में हेल्प कर सकती है, वहां पर हम पैसा नहीं देना चाहते। हम दवाइयों में हजारों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन हम जिम की मेंबरशिप नहीं भरते। ये प्रॉब्लम्स है, ये सोच का तरीका है हमारे। एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट वर्क वेयर वी आर सपोज्ड टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। और अगर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कराना है तो भी मत कराइए आप, लेकिन खुद से सेल्फ एनालिसिस प्रॉपरली करिए। मैं क्या हूं, मुझे कौन सी चीज करने से सचमुच खुशी मिलती है। 10 सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट मुझे आसानी से आ जाता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है ना, वो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको आसानी से आता है। फिर आपके पास में आज इंटरनेट है, सबके पास में, कंप्यूटर पे डाल के देखिए कि अगर ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इससे मैं कौन से करियर बना सकता हूँ। आप देखोगे बायोलॉजी से एक मेडिकली करियर नहीं है, मैथ से केवल एक इंजीनियरिंग करियर नहीं है, हजारों करियर आपके सामने आएंगे। उसको पढ़ो, उसको समझो, उससे एनालाइज करो, अपने टीचर से डिस्कस करो। सो इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी, इफ यू डोंट वांट टू गो टू काउंसलर, तो ये भी तो कर सकते हो। आपको इंटरनेट का एक्सेस है आज सबको, बट गिव सम इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ। दुनिया करती है इसीलिए इंजीनियरिंग कर लो, दुनिया करती है इसलिए मेडिकल कर दो, दुनिया कहती है इसलिए ये कर लो। भैया क्यों? लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन। एक शर्ट तो आप अपने मन से खरीदते हो, उसको दुनिया को पूछ के खरीदते नहीं हो। होटल में जाते हो तो ठीक है भाई, तू जो मंगा रहा है वही मैं खा लूंगा, ऐसा तो करते नहीं हो। तो फिर लाइफ की इतनी बड़ी जो चीज है करियर, जो आपके लाइफ का 1/3 हिस्सा बनने वाली है, वो हम ऐसे बिना सोचे समझे कैसे ले लेते हैं।
12th के रिजल्ट में देखेंगे, मैथ्स में मार्क्स आएंगे तो ये कर लेंगे, बायोलॉजी में मार्क्स आएंगे तो ये कर लेंगे, इतना कैजुअली। इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, थिंक अबाउट इट, सेल्फ एनालिसिस करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको ऐड करके जा रही हूँ, मैंने कहा था कि करियर इज 1/3 पार्ट ऑफ योर लाइफ, 2/3 इज योर ओन लाइफ। लाइफ अच्छा बनाने के बारे में भी सोचो। और केवल आपके डिग्री में बहुत अच्छे मार्क्स आने से आपका करियर नहीं बनने वाला है। यू विल नीड टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। प्लीज अपने आप को कोई भी बहाना मत दीजिए कि मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, मेरे शहर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, तो मैं कहाँ से सीखूंगा। वी ऑल कम, हम सब उस जगह से आते हैं जहां पे हमको कहाँ इंग्लिश नहीं था बचपन में। ओके, प्लीज एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड दिस। मैं स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ी हूँ, हमारे टाइम सीबीएसई नहीं था। ओके, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, बट कोई इंग्लिश में बात नहीं किया करता था, सब आपस में हिंदी मराठी में ही बात करते थे, घर में भी सब हिंदी मराठी में बात करते थे। तो अगर आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश में भाषण देती हूँ, इट इज बिकॉज आई हैव डेवलप्ड, नॉट बिकॉज कि मेरी स्कूल ऐसी थी या मेरे घर में ऐसा था, मेरे ऐसा। मेरे बचपन में माई फादर यूज्ड टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। जब हम छोटे थे तब तो हमारे पास में 2 बाहर जाने के कपड़े, 2 स्कूल के ड्रेस, इतने ही कपड़े हुआ करते थे। बहुत रईसों की फैमिली के नहीं है कि अचानक से हमको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया लाइफ में। सो कॉन्फिडेंस, इंग्लिश स्पीकिंग, इन सब चीजों का पैसों से कोई लेना देना नहीं है, इन सब चीजों का पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज योर। आज अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इंटरनेट दिलवाया है इस चीज के लिए, तो दे हैव डन देयर जॉब। उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपके हाथ में। जिंदगी भर आप उनको नहीं दोष दे सकते कि उन्होंने सिखाया नहीं, वो इंग्लिश नहीं बोलते थे, वो तो इतने ऐसी नौकरी करते थे, तो ऐसा था वैसा था। ये नहीं कर सकते हो आप। आपको एजुकेशन दिलवा के बेस्ट पॉसिबल स्कूल में उनको जितना पॉसिबल था एजुकेशन दिलवाया है। आज जो चीज जरूरी है वो आपको दिलवा रहे हैं, दैट इज देयर जॉब इज डन। इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपने आप पर मेहनत की हुई। मैंने 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद मेरे समझ में आया कि बाहर की दुनिया में लोगों की तो इंग्लिश बड़ी अच्छी हुआ करती, मेरी नहीं है अच्छी। और मैंने देखा कि उसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो मैंने इंग्लिश सीखना चाहा। मैं ये 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, 40 साल पहले की बात कर रही हूँ। 30-35 साल पहले कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस नहीं होते थे, ना कोई गाइडेंस था, ना किसी को समझ में आता था क्या करना है। तो मैंने एक ही चीज शुरू की, मैंने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। और क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैं बहुत ही मिस्टेक्स करती थी, और मैं मिस्टेक्स करती थी और लोग हंसते थे। और मुझे पता है कोई हम पर हंसे तो बहुत तकलीफ होती है, आई नो दैट। मैं घर आके मैं बहुत रोती थी, क्योंकि उम्र मेरी ज्यादा नहीं थी, 17 ईयर्स 18 ईयर्स, बहुत रोती थी। लेकिन फिर दूसरे दिन जाके इंग्लिश में बात करती थी। इसीलिए आज जो मैं हूं, सो मैं इसीलिए हूं। आज आपके पास मौका है, यू आर इन स्कूल। स्कूल में अपने जैसे दोस्त हैं, आप जानते हो हर कोई एक जैसा है, किसी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंग्लिश नहीं है। तो आपस में ग्रुप बनाकर ही बात करना शुरू करो ना। जस्ट टेल योर सेल्फ कि बॉस इंग्लिश सीखनी तो है, ऐसा करते हैं हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम इंग्लिश में बात करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी विल स्पीक इन इंग्लिश। गप्पे तो लगाते हो, इंग्लिश में करो। और अगर करना चाहते हो ग्रुप बन गया, तो सिर्फ एक चीज याद रखना कि 2 दिन के बाद सब फिर हिंदी मराठी पे आ जाते हैं। सो यू, इफ यू वांट टू लर्न, यू हैव टू कीप ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश। बाकी लोग किसी भी भाषा में बोले, इट्स एज सिंपल एज दैट। अपने लिए करना है। आप नहीं बोल सकते अरे सब लोग तो सुनते ही नहीं है, सब लोग, उनको नहीं करना होगा बस। इफ दे डोंट वांट टू हैव अ गुड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, तो आपको भी नहीं चाहिए क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। वो नहीं बोलते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, इसलिए आप भी ऐसे ही रहना चाहते हो। देन यू कांट ब्लेम एनीवन, यू आर मेकिंग अ चॉइस। आप रोज के रोज चॉइस कर रहे हो कि मैं इतना कुछ सीख सकता हूँ, मैं इतना कुछ खुद को डेवलप कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं टाइम वेस्ट करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। सो ऑर्डिनरी लाइफ कल अगर मुझे मिलती है तो मैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। एक्सेप्ट कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप अगर इंग्लिश डेवलप करना चाहोगे तो आप किसी भी अपनी टीचर से बात करोगे, दे विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। लेकिन आपको जाके पूछना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में थोड़ी कोई फनल लगा के डालने वाला है। यू हैव टू डू इट। अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश पढ़ना इंप्रूव होगा, अगर इंग्लिश सुनते हो तो इंग्लिश सुनना इंप्रूव होगा। तो बोलना है अगर, तो बोलने के लिए बोलना ही पड़ेगा। गलतियां करोगे, मैं आज भी गलतियां करती हूँ, बट मैंने पता है अपना सिस्टम क्या रखा है हमेशा। लोग हंसते हैं ना, हमको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हंसने वाले लोगों को मैंने टीचर ही बना दिया है अपना। मैं अक्सर एक काम करती हूँ कि मेरे आसपास में जिसकी लैंग्वेज अच्छी होती है ना, केवल इंग्लिश ही नहीं,
मराठी हिंदी भी, क्योंकि हम लोगों की कोई भाषा बहुत अच्छी नहीं होती, हम सब भाषा हमारी गड़बड़ है। तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश मेरे आसपास जितनी भी अच्छी है उनको सबको मैं बता के रख देती हूँ कि अगर मैं गलती करती हूँ तो प्लीज मुझे बता दो। अब मैंने अगर उनको टीचर ही बना दिया तो वो हंसते नहीं है, वो भी ईमानदारी से मुझे पॉइंट आउट करते हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा ऐसे नहीं ऐसे बोलना है क्या, चलो ठीक है। मैं अपने बच्चों से भी सीखती हूँ, मेरे बच्चे सीबीएसई पढ़े हुए हैं, मेरे बच्चे इंग्लैंड में पढ़े हुए हैं, उनकी इंग्लिश मुझसे बहुत अच्छी है आज भी। मैं जब कुछ बोलती हूँ, गलत शब्द का प्रोनाउंसिएशन करती हूँ तो मेरे बच्चे टोकते हैं मुझे, और मैं उस समय मैं उनको या तो डांट के चुप करा सकती हूँ कि मैं तो इंटरनेशनल लेवल की काउंसलर हूँ, तुमको क्या समझता है, या मैं उनसे सीख सकती हूँ। मैं सीखती हूँ, आई लर्न एवरी सिंगल डे। आप सबके पास फोन होने के चांसेस है या लैपटॉप है, जो भी है जिसमें आप ये देख रहे हो। मैं जब भी कोई फोन खरीदती हूँ तो सबसे पहले कोई और ऐप डाउनलोड नहीं करती, इसमें डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड करती हूँ, ताकि कोई भी नया शब्द सुनने में आए तो इसमें मैं मीनिंग चेक करूं। और अगर आप देखोगे आजकल डिक्शनरी के सामने एक स्पीकर भी दिया होता है, उसको स्पीकर क्लिक करके उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप सुन सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई डू इवन नाउ। आई एम 50 ईयर्स ऑफ एज, मेरी आज उम्र 50 साल की है। मेरे बच्चे 23 एंड 18 साल के इतने बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। मैं इंटरनेशनल लेवल पे काउंसलर और स्पीकर हूँ, लेकिन मैं आज भी हर दिन सीखती हूँ। टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी इज योर चॉइस। ऑर्डिनरी रहना है तो वो भी चॉइस है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये सब इतनी मेहनत करो। इफ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी, वर्क फॉर इट बॉस। इफ यू वांट टू रिमेन ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक, एंजॉय योर लाइफ। सो लाइफ इज टू बी एंजॉयड, इट इज टू बी लिव्ड हैप्पीली। तो जो आपको चाहिए ना वो आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा, आप किसी और को उसका दोष नहीं दे सकते हो। सो क्रिएट इट और अपने लिए बनाओ। और अगर चाहते हो ना तो गाइड करने वाले लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आपके लिए इतने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लॉकडाउन में भी हर दिन मैं कम से कम 10 काउंसलिंग करती हूँ ऑनलाइन। मेरे क्लाइंट्स इंग्लैंड अमेरिका सब जगह से मेरे क्लाइंट्स हैं, लेकिन मुझे भी लेकर आपके डायरेक्टर ने बार बार बोलना कि नहीं हमारे स्टूडेंट से बात करो, ये आपके लिए गुड लक है, बिकॉज इतना एक्सपोजर सबको मिलता नहीं है। सो इफ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, सोचो उसके बारे में। कभी मेरी जरूरत हो, फील फ्री, योर टीचर्स विल गिव द एड्रेस, या एंड यू कैन ऑलवेज कम एंड मीट मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो सो मच। तो मैंने 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे है, मैं जल्दी से पढ़ लूं क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। What if our interest of career doesn't pay enough or doesn't have secured future? अगर आप किसी चीज में बहुत इंटरेस्टेड हो लेकिन उसमें फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है। हर चीज में सिक्योर बनाया जा सकता है ना। जैसे मैंने कहा जब मैं काउंसलिंग में करियर करना चाहती थी तो सब लोगों ने मुझे कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, काउंसलिंग में तुम्हारे पास पूछने के लिए कौन आएगा, सबको पता है अपने लाइफ में क्या करना है। लोग मुझे कहते थे कि अपने आप को क्या समझती है कि सबको पढ़ाने चली है। लेकिन उस पर से मैंने कितना बड़ा करियर बना लिया, मेरी गाड़ी मेरा घर सब उसी में से आया हुआ है। कैसे करना है ये आना चाहिए। हर करियर से पैसा कमाया जा सकता है, इसीलिए मैंने कहा गाइडेंस चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट किसी चीज में बहुत ज्यादा है और मेहनत करने को तैयार है तो प्लीज फाइंड आउट समवन हु विल गाइड यू कि उस चीज में आप प्रॉपर करियर कैसे बना सकते हो। हर चीज से बहुत अच्छा सिक्योर करियर बनाया जा सकता है। यू शुड नो हाउ टू डू दैट। Occupying two profession and the thing we want is done by half of life, is that satisfying with our aptitude? मुझे क्वेश्चन का मीनिंग ठीक से समझ में नहीं आया है। क्यों नहीं, आपको अगर लगता है 2 प्रोफेशन करना है तो आप कर सकते हो, मेहनत आपने करनी है। मैं एक लेडी हूँ तो मैं 2 प्रोफेशन तो जिंदगी भर से करते आ रही हूँ, क्योंकि मुझे घर तो हमेशा संभालना है, बच्चे तो हमेशा संभालने, बड़े करने हैं, वो तो मेरा प्रोफेशन है, फुल टाइम प्रोफेशन है। उसके अलावा आई एम अ फुल टाइम काउंसलर। एक टाइम पे मैं काउंसलर भी थी, मदर भी थी और डॉक्टर भी थी, वो भी करती थी 3 चीजें। तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको करना है, आप कैसे करते हो आप डिसाइड करो, मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। और बेसिकली वी रिक्वायर पैशन इन दैट फील्ड। देखिए पैशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आज नहीं समझ में आ रहा हो, इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट करना जरूरी है कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है वो चीजें शायद टेस्ट से आपको पता चल जाए कि मे बी आज मुझे लग रहा है मुझे कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो देन दैट एप्टीट्यूड टेस्ट कैन टेल यू व्हाट कैन बी गुड फॉर यू। Shashwat has asked, so basically we have to find our God's gift, correct? You have to find your God's gift, correct?
या अपने आप से ढूंढ लो, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एप्टीट्यूड टेस्ट कैन हेल्प यू फाइंड दैट. तन्वी ने पूछा है, मैम समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन मनी एस्पेक्ट सो दैट वी डोंट गेट मनी इन दैट जॉब टू. तन्वी, मैं यही बात बार बार कह रही हूँ कि जॉब, पैसा आपको हर चीज में मिल सकता है. मैंने आपसे कहा इंजीनियर बनने के बाद भी लोग 25,000 रुपए सिर्फ केवल केवल कमा रहे हैं, और पानी पूरी बेचने वाला 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है. पैसे कमाना आना चाहिए. ऐसा कोई करियर नहीं है जिसमें पैसा है ही नहीं, और ऐसा कोई करियर नहीं है जिसमें 100% गारंटीड पैसा है. You should know how to make career out of that. Yes, रुचिका ने पूछा है, मैम इफ आई वांट अदर कोर्स एंड आवर फैमिली वांट्स अदर्स. ये तो बहुत पॉसिबल है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पेरेंट्स को बिठाओ, पेरेंट्स को बिठाओ, पेरेंट्स को बिठाओ सेशन में. बट इफ योर पेरेंट्स आर नॉट देयर, प्लीज उनको ये लेक्चर दिखाओ आप बाद में. और फिर भी नहीं मानते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यू प्लीज टॉक टू योर टीचर्स, प्लीज टॉक टू योर प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल वुड, पेरेंट्स को लेकर जाओ, एंड पेरेंट्स आपके प्रिंसिपल आपके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि इनका एप्टीट्यूड टेस्ट कराओ या जो भी है. सो डू दिस, टेक देम विथ यू. और आगे जाके फ्यूचर में पैसा कमाना आपके हाथ में. ट्रस्ट मी, मैंने हर तरह के इंसान को पैसा कमाते हुए देखा हुआ है. प्लीज ये मत सोचो कि पैसा नहीं मिलेगा या पैसा नहीं होगा. आपको वो काम कैसा करना है आना चाहिए, उस काम को आगे बढ़ाना कैसा आना चाहिए, और मेहनत करने की 100% तैयारी रहनी चाहिए. और इतना बोलने के बाद आप मुझे फिर पूछ रहे हैं, मैडम हाउ कैन वी फाइंड आवर ओन एप्टीट्यूड. प्लीज खुद का सेल्फ एनालिसिस करो. मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं किस चीज में बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी टीचर के साथ बैठिए. फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए किसी अच्छे करियर काउंसलर से. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके प्रिंसिपल आपको बता देगी कैसे कनेक्ट करना है. और अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात अपने तरफ से कह सकती हूँ कि अगर आप अपने प्रिंसिपल से लेटर लिखवा के लाते हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू 20% डिस्काउंट ऑन द वॉट एवर द फीस इज ऑल्सो. मैं इतना अपनी तरफ से जरूर कर सकती हूँ. सो दैट इज डन एंड थैंक यू सो मच. Any more queries? You can just raise up your hand if you feel like. I can just. Ma'am, abhi we are very late. It is 1.5 hour, so yeah. I have to go. All right, ma'am. Okay, Sapna ma'am, thank you so much for giving your precious time and the knowledge you've shared, even as a principal and into the field of education from past 17 years. I have learned so many new things from you, and I would definitely get back to you because I seriously feel that my children needs that aptitude test system. And we will start. We can work out. We can easily work out. आप स्कूल से करवाना चाहते हैं तो हम easy package बना सकते हैं स्कूल से. Yes, ma'am. We will do it. Myself and Shivam sir will contact you about this. Thank you so much, ma'am, for sparing your valuable time. It was, you know, I cannot express what session it was. Thank you so much for being there. Thank you so much, and students, please keep smiling. दुनिया में इतना दुख नहीं है. कुछ भी होगा तो भी please keep smiling. I tell them every time I take the class. Lovely people. Bye. Have a great day. Bye, ma'am. Thank you so much. Have a nice day.